नमस्कार, स्वागत है आपका शनि हिंदी कहानियाँ में। आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अपरिचिता। इसे हिंदी में अपरिचित भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरी आयु केवल 27 साल की है। यह जीवन ना दीर्घता के हिसाब से बड़ा है ना गुण के हिसाब से, तो भी इसका एक विशेष मूल्य है। यह उस फूल के समान है जिसके वक्ष पर भ्रमर आ बैठा हो और उसी पदप के इतिहास ने उसके जीवन के फल में गुठली का सा रूप धारण कर लिया हो। वो इतिहास आकार में छोटा है, उसे छोटा करके ही लिखूंगा। जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे वो इसका रस समझेंगे। कॉलेज में पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थी सब मैंने खत्म कर ली है। बचपन में मेरे सुंदर चेहरे को लेकर पंडित जी को सेमल के फूल तथा माकल फल के साथ मेरी तुलना करके हंसी उड़ाने का मौका मिला था। तब मुझे इससे बड़ी लज्जा लगती थी, किंतु बड़े होने पर सोचता रहा हूँ कि यदि पुनर्जन्म हो तो मेरे मुख पर स्वरूप और पंडित जी के मुख पर विद्रूप इसी प्रकार प्रकट हो। एक दिन था जब मेरे पिता गरीब थे। वकालत करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमाया भोग करने का। उन्हें पल भर भी समय नहीं मिला। मृत्यु के समय उन्हें जो लंबी सांस ली थी वही उनका पहला अवकाश था। उस समय मेरी अवस्था कम थी। माँ के ही हाथों मेरा लालन पालन हुआ। माँ गरीब घर की बेटी थी, हम धनी थे। यह बात ना तो वह भूलती और ना मुझे भूलने देती। बचपन में मैं सदा गोद में ही रहा, शायद इसलिए मैं अंत तक पूरी तौर पर वयस्क ही नहीं हुआ। आज ही मुझे देखने पर लगेगा जैसे मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हूँ। मेरे असली अभिभावक थे मेरे मामा। वो मुझसे मुश्किल से 6 वर्ष बड़े होंगे, किंतु फल्गु की रेती की तरह उन्होंने हमारे सारे परिवार को अपने हृदय में सोख लिया था। उन्हें खोदे बिना इस परिवार का एक भी बूंद रस पाने का कोई उपाय नहीं। इसी कारण मुझे किसी भी वस्तु के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। हर कन्या के पिता स्वीकार करेंगे कि मैं सत्पात्र हूँ, हुक्का तक नहीं पीता। भला आदमी होने में कोई झंझट नहीं है। मैं नितांत भला मानस हूँ। माता का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, वस्तुतः नाम मानने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपने को अंतापुर के शासन अनुसार चलने के योग्य ही बना सका हूँ। यदि कोई कन्या स्वयंवरा हो तो इन सुलक्षणों को याद रखें। बड़े बड़े घरों से मेरे विवाह के प्रस्ताव आए थे, किंतु मेरे मामा का जो धरती पर मेरे भाग्य देवता के प्रधान एजेंट थे, विवाह के संबंध में एक विशेष मत था। अमीर की कन्या उन्हें पसंद ना थी। हमारे घर जो लड़की आए वह सिर झुकाए हुए आए, वह यही चाहते थे। फिर भी रुपए के प्रति उनकी नस नस में आसक्ति समाई हुई थी। वह ऐसा समधी चाहते थे जिसके पास धन तो ना हो पर जो धन देने में त्रुटि ना करे, जिसका शोषण तो कर लिया जाए पर जिसे घर आने पर गुड़गुड़ी के बदले बंधे हुक्के में तंबाकू देने पर जिसकी शिकायत ना सुननी पड़े। मेरा मित्र हरीश कानपुर में काम करता था। छुट्टियों में उसने कोलकाता आकर मेरा मन चंचल कर दिया। बोला, सुनो जी, अगर लड़की की बात हो तो एक अच्छी खासी लड़की है। अगर लड़की की बात हो तो मेरा तन मन वसंत वायु से दोहित वकुल वन की नवपल्लव राशि की भांति धूप छाका पट बुनने लगा। हरीश आदमी था रसिक, रस उंडेल कर वर्णन करने की उसमें शक्ति थी और मेरा मन था त्रिशांत। मैंने हरीश से कहा, एक बार मामा से बात चलाकर देखो। बैठक जमाने में हरीश अद्वितीय था, इससे सर्वत्र उसकी खातिर होती थी। मामा भी उसे पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। बात उनकी बैठक में चली। लड़की की अपेक्षा लड़की के पिता की जानकारी ही उनके लिए महत्वपूर्ण थी। पिता की अवस्था वो जैसी चाहते थे वैसी ही थी। किसी जमाने में उनके वंश में लक्ष्मी का मंगल घट भरा रहता था। इस समय उसे शून्य नहीं समझो, फिर भी तले में थोड़ा बहुत बाकी था। अपने प्रांत में वंश मर्यादा की रक्षा करके चलना सहज ना समझकर वह पश्चिम में जाकर वास कर रहे थे। वहाँ गरीब गृहस्थ की ही भांति रहते थे। एक लड़की को छोड़कर उनके और कोई नहीं था। उसी के पीछे लक्ष्मी के घट को एकदम औंधा कर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। यह सब तो सुंदर था, किंतु लड़की की आयु 15 की है। यह सुनकर मामा का मन भारी हो गया। वंश में तो कोई दोष नहीं है,
नहीं नहीं, कोई दोष नहीं, पिता अपनी कन्या के योग्य वर कहीं भी ना खोज पाए। एक तो वर की हाट में महंगाई थी, तो इस पर धनुष भंग की शर्त। आठ बाप सब्र किए बैठे हैं, किंतु कन्या की आयु सब्र नहीं करती। जो हो हरीश की सरस रचना में गुण था। मामा का मन नरम पड़ गया। विवाह की भूमिका भाग निर्विघ्न पूरा हो गया। कोलकाता के बाहर जितनी दुनिया है, सबको मामा अंडमान द्वीप के अंतर्गत ही समझते थे। जीवन में एक बार विशेष काम से वह कौन नगर तक गए थे। मामा यदि मनु होते तो वह अपनी संगीता में हावड़ा के पुल को पार करने का एकदम निषेध कर देते। मन में इच्छा थी खुद जाकर लड़की देख आऊं, पर प्रस्ताव करने का साहस न कर सका। बंगालियों में विवाह पक्का करने के लिए एक रस्म होती है, जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या को और कन्या पक्ष के लोग वर को आशीर्वाद देकर कोई आभूषण दे जाते हैं। कन्या को आशीर्वाद देने जिनको भेजा गया वो हमारे विनु दादा थे, मेरे फुफेरे भाई। उनके मत, रुचि एवं दक्षता पर मैं 16 आने निर्भर कर सकता था। लौटकर विनु दादा ने कहा, बुरी नहीं है जी, असली सोना है। विनु दादा की भाषा अत्यंत संयत थी। जहाँ हम कहते थे अपूर्व, वहाँ वो कहते काम चला आठ। मैं समझा मेरे भाग्य में पंचशर का प्रजापति से कोई विरोध नहीं है। कहना व्यर्थ है, विवाह के उपलक्ष्य में कन्या पक्ष को हिलक आना पड़ा। कन्या के पिता शंभूनाथ बाबू हरीश पर कितना विश्वास करते थे, इसका प्रमाण यह था कि विवाह के 3 दिन पहले उन्होंने मुझे पहली बार देखा और आशीर्वाद की रस्म पूरी कर गए। उनकी अवस्था 40 के ही आसपास होगी। बाल काले थे, मूछों का पकना अभी प्रारंभ भी हुआ था। रूपवान थे। भीड़ में देखने पर सबसे पहले उन्हीं पर नजर पड़ने लायक उनका चेहरा था। आशा करता हूँ कि मुझे देखकर वह खुश हुए। समझना कठिन था, क्योंकि वह अल्पभाषी थे। जो एकाध बात कहते भी थे उसे मानो पूरा जोर देकर नहीं कहते थे। इस बीच मामा का मोह अबाध गति से चल रहा था। धन में, मान में हमारा स्थान शहर में किसी से कम नहीं था। वो नाना प्रकार से इसी का प्रचार कर रहे थे। शंभूनाथ बाबू ने इस बात में बिल्कुल योग नहीं दिया। किसी भी प्रसंग में कोई हाँ या ह तक नहीं सुनाई पड़ी। मैं होता तो निरुत्साहित हो जाता, किंतु मामा को हतोत्साहित करना कठिन था। उन्होंने शंभूनाथ बाबू का शांत स्वभाव देखकर सोचा कि आदमी बिल्कुल निर्जीव है, तनिक भी तेज नहीं समधियों में, और जो हो तेज भाव होना पाप है। अतः मामा मन ही मन खुश हुए। शंभूनाथ बाबू जब उठे तो मामा ने संक्षेप में ऊपर से ही उनको विदा कर दिया। गाड़ी में बिठाने नहीं गए। दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई थी। मामा अपने को असाधारण चतुर समझकर गर्व करते थे। बातचीत में वह कहीं भी कोई छिद्र न छोड़ते। रुपए की संख्या तो निश्चित थी ही, ऊपर से गहना कितने भर एवं सोना किस दर का होगा यह भी एकदम तय हो गया था। मैं स्वयं इन बातों में नहीं था। मैं जानता ही था कि क्या लेन देन निश्चित हुआ है। मैं जानता था कि यह स्थूल भाग ही विवाह का एक प्रधान अंग है एवं उस अंश का भार जिनके ऊपर है वह एक कौड़ी भी नहीं ठगाएंगी। वस्तुतः अत्यंत चतुर व्यक्ति के रूप में मामा हमारे सारे परिवार में गर्व की प्रधान वस्तु थे। अब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इंतजार करिए अपरिचिता के दूसरे भाग का। तब तक के लिए सुनते रहिए शनि हिंदी कहानियाँ को। धन्यवाद।